हाँ, बस डिजाइनर की जिंदगी में डिवीजन ही चलती है ऑफिस। क्या करेंगे इतना पैसा कमा के? देखते हैं, सोचा नहीं है। एक तो ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज वो सारे अपनी तरफ फैक्टर्स हैं। उनकी जो मेन रीजन होती है वो ये होती है कि यार कोलैबोरेशन जो है ना वो ऑन साइड जो है वो बहुत अच्छी होती है एज कम्पेयर टू रिमोट टीम्स में। आपके क्या थॉट्स हैं इस पे? इसलिए मैं उसको बुरा नहीं समझता कि वक्त की ज़रूरत है। ठीक है, वक्त पे आई है। आज मेरा पर्सनली तौर पे तकरीबन, अगर मैं 8 घंटे दिन में काम करता हूँ तो मेरा 4 घंटे का काम इस ये करता है। ठीक है अस्सलाम सर। वालेकुम शरियार भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, क्या हाल है भैया? मैं ठीक ठाक शरियार भाई, वीकेंड चल रहा है, क्या कर रहे हैं आजकल? हाँ, बस डिजाइनर की जिंदगी में डिवीजन ही चलती है ऑफिस। क्या करेंगे इतना पैसा कमा के? देखते हैं, सोचा नहीं है। अभी सिर्फ कट्टा कर रहे हैं? ऐसे था कह ले। ऊपर बैठे हुए हैं? नहीं। हाँ। इतना नहीं आया? इतना नहीं आया। ठीक है। शरियार भाई अपना बताएं, कहाँ से स्टार्ट किया आपने, कैसे आए डिजाइन की तरफ? क्योंकि ये जो स्टोरी है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है सबकी, कि जो जिस बैकग्राउंड से आ रहा होता है उसका उसी तरह इफेक्ट होता है डिजाइन पे। काइंडली उस बारे में बताएं आप। पहले तो बड़ा थैंक यू कि आपने मुझे मुझे मौका दिया कि मैं अपनी जो कहानी है वो सबके सामने ला सकूं। अ, चाहे डिज़ाइन इंडस्ट्री में इतनी इम्पैक्टफुल नहीं है, लेकिन पर्सनल लाइफ में ये काफ़ी इम्पैक्टफुल है। डिज़ाइन की जो मेरी शुरुआत हुई कि वो बस एक नॉर्मल बच्चे की तरह शुरू की। एक कोर्स पढ़ लिया बस, ऐसे ही टाइम पास में। बट लेकिन उस दौरान इंटरेस्ट डेवलप हो गया, खाने की अच्छी चीज़ है, मज़ा आ रहा था। एडोल्ट कोरियोग्राफी शुरू किया, वो चीज़ मज़ा आया था करने में। फिर मज़ीद अपने आप को पॉलिश करते रहे। और आज से तकरीबन 5 साल पहले फिर प्रोफेशनल फील्ड में आए और अपनी जर्नी स्टार्ट की एक इंटर्नशिप के तौर पर दीवान से। सेल्फ स्टॉप चीज़ें सीखते गए और आज इस जगह के हैं जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर चीज़ें आती हैं। सही सही सही, तो आपने स्टार्ट कब किया था? अगर तो मैं शुरू डे वन की बात करूँ, जब मैंने पहला स्केच बनाया था किसी चीज़ का कंप्यूटर के ऊपर, तो वो तो तकरीबन 2014-15 ही बात है। लेकिन जो प्रोफेशनल फील्ड में जब मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट की थी वो तो 2019, फिर तो तो पीछे 4-5 साल गुजारे हैं फिर बस अपने ख्याली पुलाव बनाते हैं। हम इस टाइम कंपनीज की तरह बिहेव करेंगे और हम जो है आपका इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस जो है ना वो काउंट करते हैं। इससे पहले अगर आपने कुछ नासा में भी हम तो हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है श्रेयर भी, आजकल आप किस पोजीशन पे हैं? आजकल मैं अपनी टीम को लीड कर रहा हूँ एज अ प्रोडक्ट डिज़ाइनर, यूएक्स डिज़ाइनर, जिसमें सारी पथराइजेशन और डिज़ाइन मेरे पास है। और काफ़ी डिसीजंस मेकिंग डिज़ाइन की कंपनी में वो मुझे दबाती है। और जूनियर्स को ट्रेन करना, उनके स्किल सेट को अपस्केल करना, और न्यू जो इंटर्नशिप्स पे आ रहे हैं उनकी इस प्रोफेशन के अंदर आके फिर बात वो सब बताना कि वो आगे कैसे अपने आप में अपस्केल कर सकते हैं, वे सारे मेरे अंदर आते हैं। सो तो, तो जब आप इसको हायर कर रहे होते हैं तो उसमें आप क्या देखते हैं? आप आई नो पोजीशन जो है वो डिपेंड कर रही होती है, लेकिन लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इंटर्नशिप। इंटर्नशिप पे किसी को हायर करना है तो क्या देखेंगे, जूनियर पर सीनियर? ओके, तो ये बात आपकी ठीक है कि ये डिपेंड करता है कि आप किस के ऊपर पोजीशन के ऊपर साइड पर के हिसाब से सारी आपकी एवेल्युएशन होती है। तो जब अगर आप लाइफ पे बात करें कि एक इंटर्नशिप पर नहीं बचा हायर करना है कि हमारा बड़ा सा है कि इन्होंने आपसे सी, तो अब चूंकि उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पर मैं एक मतलब काफ़ी हमारे मार्केट में ऐसा होता है कि कहते हैं पोर्टफोलियो पर, लेकिन मैं इस चीज़ को समझता हूँ क्योंकि मैंने भी वहीं से स्टार्ट किया है। कि उनके पास खुद से नहीं कहाँ फिर आएगा। तो उस मौके पे मैं सिर्फ उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल चेक करता हूँ कि सिनेरियोज दे के, रियल लाइफ सिनेरियोज दे के
कभी कोई अगर कोई बच्चा डिज़ाइन में अल्टोरी किसी घर में बैठ के भी सीख सूट रहा होता करके उसको डिज़ाइंस के थोड़ा बहुत चैलेंज दे के कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा बस ये कैसे आप सोल्यूशन पालेंगे, इस तरह की कुछ अ, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग चेक करता है, क्योंकि डिज़ाइन तो आखिरकार बन ही जाएगा, कुछ न कुछ बना ही लेगा, लेकिन वो डिज़ाइन एक रियल लाइफ यूज़र के लिए क्या इम्पेक्ट कर रहा है, उसके लिए क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, मेरे लिए वो इंटरव्यू चीज़ है। तो मैं उस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि जो भी बंदा आए उसे मैं उससे देखता हूँ कि वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अपना रहा है। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया आपका सबके लिए है या इसमें कुछ ऐड होता ये जाता है, कंपल्सरी है। पोजीशन चेंज होती है? हाँ, ये कंपल्सरी है, इसके साथ साथ फिर बाकी चीज़ें जैसे एक अगर कोई जूनियर पर्सन आया तो उससे मैसेज में आके कुछ चीज़ें सीख के पूछ लेता कि कौन सा वो टूल बेसिकली यूज़ कर रहा है, तो उसके बारे में पूछ लेता हूँ उनसे, जो टूल में उससे स्किल करना होता है, चीज़ों के बारे में पूछ लेता। फिर जो सीनियर्स आते हैं कि अपने को तो डिसीजन के तरीके से हैंडल किया जाता है। ठीक है, तो जब आप किसी को हायर करते हैं तो आप सिखाना कहाँ से स्टार्ट करते हैं? आप रियल लाइफ प्रॉब्लम दे देते हैं उसको, या उसको कहते हैं कि यार ये प्लेलिस्ट है फलां बंदे की यूट्यूब पे, पहले ये देखो, जैसे ये पूरी हो जाएगी मैं कुछ पूछूंगा और उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे? अच्छा, मेरा तरीका कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है कि मैं डायरेक्टली किसी क्वेश्चन सिखाने नहीं लगता। मैं पहले से प्रॉपर एक मीटिंग रखता हूँ वो जिसके अंदर आफ्टर द हायरिंग उस वक्त हमने बोर्ड मीटिंग करती हूँ जिससे मैं देखता हूँ कि वो किस जगह पे खड़ा हुआ है, क्या वो इस लेवल पे है कि उसको अभी मुझे सीखना भी सिखाना पड़ेगा, क्या वो इस लेवल पे है मुझे उसको कलर कंट्रास्ट वगैरह से करनी होंगी, क्या वो किस लेवल पे है, पहले मैं उस चीज़ को चेक करता हूँ, फिर मैं उसका पर्सनलाइज ए बात बनाता हूँ। अब रिसेंट जैसे मेरे पास एक रिटर्न आई थी कि उसको मैंने रियल लाइफ प्रॉब्लम्स भी दिए और पैरेलल उसको मैंने कुछ प्लेलिस्ट जिनसे शुरू में मैंने सीखे थे जो तो बहुत इजी थो, हाँ, मैंने वो क्या कहते हैं उसको रिटर्न दी कि आप अपनी ये रियल लाइफ जो आप सिनेरियोस दे रहा, जो डिज़ाइन दे रहा हूँ भी, उनके साथ साथ आप इनको भी अपस्केल करते रहो, इनसे सीखते जाओ। ठीक है, तो वो पैरेलल चीज़ें चल रही थी इससे था, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि आपको शुरू पर सिग्मा भी सिखाना पड़ता है, जो आप इंटर्नशिप पे आता है जूनियर, उसको आगे को सिग्मा भी सिखाना पड़ता है, तो फिर उनको सबसे पहले मैं देता हूँ कोई उनको प्ले लिस्ट वगैरह कि वहाँ से उनको सिग्मा के इंटरफेस का थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि क्या है, फिर उनको मैं आस्ता 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 उनको अंदर इंजेक्ट करता जाता हूँ जो शॉर्टकट्स हैं ताकि स्पीड वर्क हो सके, कि जो हिडन टिप्स होती हैं, ये चीज़ें फिर मैं आस्ता आस्ता उन्हें इंजेक्ट करता रहता हूँ, ताकि सबके साथ साथ एक तो वो अच्छा डिज़ाइन बनाते रहें, साथ उनको टूल के ऊपर एक अच्छी ब्रीथ हो जाए और एक स्पीड में वो काम कर सकते हैं, बचाए कि वो कुछ ज़्यादा लेजी काम करें और जिसकी वजह से पैसे ठीक है पे उस जॉब पर। ठीक है, तो यानी कि अ, आप सिर्फ और सिर्फ टूल पे फोकस नहीं करते, आप रियल लाइफ एग्जांपल भी देते हैं, आपके प्लेलिस्ट भी दे देते हैं कि कुछ चीज़ें मैं सिखा दूंगा, कुछ मैं उसको रास्ता दिखा दूँ और वो खुद सीख लेगा। ऐसी है, क्योंकि एक एक इंसान को मेरा ख्याल है सिखाने को में खुद जैसे वो बड़ा मशहूर मुहावरा है कि जब सर पे आती है इंसान को तब पूरा एहसास होता है। इसी तरह मैं उसी चीज़ को एक फॉलो करता हूँ कि यार अब मैं उसके ऊपर कोई किसी चीज़ किसी मुश्किल में डालूंगा ना, वो अपना सोल्यूशन खुद निकालेगा, तो वो सोल्यूशन से उसको एक तरह से लगाव होगा कि हाँ ये मैंने खुद बनाया है, और कल को जब वो उस सोल्यूशन को अपने फ्यूचर में जाकर देखेगा तो वो वहाँ से सीखेगा कि यार जहाँ पे मैंने ये किया था जहाँ पे ये गलत किया था मैंने, अब इस पर तो बेहतर सोल्यूशन ये है, ठीक है, या उसका एक्सटेंडेड वर्जन ये चीज़ भी निकल सकती है। तो वो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि रियल लाइफ सिनेरियोस भी रखूँ और उसको थोड़ा सा दूसरे मेंटोर्स की तरफ को लेके जाऊँ ताकि आगे जाके उसको एक आदत बनी हो कि दूसरों को भी सुनूंगा। ये दोनों चीज़ें मैं फिर उसमें रहता। हाँ, ठीक है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपके साथ, और मैं ये भी कहता हूँ कि इस फील्ड में इंसान दूसरों को जितना देखता है उतना ज़्यादा सीखता है। लाइक अगर मेरे पास एक कोई लिस्ट ऑफ इंस्पिरेशन नहीं है जिनको मैंने रोज घर जाके स्क्रॉल करना है, तो शायद मैं कहीं ना कहीं पीछे रह जाऊंगा इस फील्ड। ऐसे क्योंकि मॉडर्न ट्रेंड्स के साथ और आपको बहुत चलना जरूरी है।
लाइक आजकल आप देखेंगे हर दूसरी तीसरी बड़ी वेबसाइट हर तीसरे चौथे दिन आके अपने यूएक्स अपना एक्सपीरियंस अपना यूआई सब डिफरेंट चेंज करते जा रहे हैं वक्त के साथ थोड़े थोड़े चंक्स के अंदर। ठीक है। तो उसकी वजह यही है कि वो मॉडर्न ट्रेंड्स को अपने मतलब इम्पैक्ट कर रहे हैं अपने ओल्ड ओल्ड रैंक्स पर। तो और वो उनको कैसे पता चल रहा है उन पे डिज़ाइनर्स को, क्योंकि वो पूरी दुनिया के डिज़ाइंस को वो देख रहे हैं। ठीक है। कि अच्छा अब यहाँ पे हमें ये चीज़ें बहुत बानी होती है, इसका बेटर सोल्यूशन ये है। वो सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो आपको वक्त के साथ साथ इंस्पायरेशन से देने से आती है। एक चीज़ जो मैं अपने जूनियर्स को लाजमी हर टाइम रिकमेंड करता हूँ कि यार अपना फ्री टाइम जैसे हमारे बचपन में हमें कहा जाता था कि अपना फ्री वक्त किताबों में लगाओ, उनको पढ़ो, इससे कुछ सीखे। तो आज की अब किताबें हमारा जितना कम सिलेबस पॉइंट हो चुका हुआ है, फोकस स्पैम हो चुका है, तो मैं अब रिकमेंड ये करता हूँ कि यार किताबें ठीक है पढ़नी चाहिए कि आपका सिलेबस पढ़ता है। लेकिन अगर आप वो नहीं पढ़ सकते तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये करो कि आप चंद एक अच्छे मेंटोर्स को फॉलो करो और अपने फ्री टाइम में जो आपने की चीज़ें एक्सप्लोर करके देखनी है आप उनको देखो, ताकि एक तो आपकी वोकैबुलरी बढ़े आपके डिज़ाइन की, और दूसरा क्या कहते हैं आपको मॉडर्न ट्रेंड्स का पता चल सके कि अच्छा इस तरह की फील्ड्स में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या चीज़ें लॉन्ग टर्म हैं, क्या चीज़ें वाकई ही इम्पैक्टफुल हैं, और क्या चीज़ें वाकई ही जो यूज़र के एक्सपीरियंस को बेहतर कर सकती हैं उन पर अडॉप्ट करो और अपने डिज़ाइन में उनको यूज़ करो। तो ये चीज़ें मैं बड़ा अपने जूनियर्स को recommend करता हूँ और इससे काफ़ी मुझे मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ मेरे सीनियर से। इंटर्नशिप में मेरे पास एक सीनियर्स थे माशाल्लाह बड़े अच्छे, उन्होंने मुझे ये चीज़ सिखाई थी। मुझे देखते रहो डिज़ाइन देखते रहो आपकी वोकैबुलरी, जैसे कोई एक लैंग्वेज होती है, एक बच्चे को लैंग्वेज सिखानी है तो हम उसको ग्रामर पढ़ाते हैं कि ये पढ़ो, वो एक एक लफ्ज़ को सीखता है वक्त के साथ साथ, फिर एक वक्त आता है वो पूरा जुमला खुद ही जोड़ देता है। तो इसी तरह डिज़ाइन की भी एक वोकैबुलरी है, आप उसको थोड़ा 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 करके अपने अंदर इंजर्ट करो, एक वक्त आएगा आप खुद वो वैसे बन जाओगे जो डिज़ाइन ट्रेंड्स बना हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो सो इट्स ऑल अबाउट कि आपने कितना कंज्यूम किया। इट्स लाइक एक बर्तन है, उसमें जितना कुछ आएगा उतना ही बाहर निकलेगा। ऐसा ही जितना हम कंज्यूम करेंगे उतना ही बाहर निकालेंगे। ठीक है। ठीक है, हमने बात कर ली कि अगर आप एज अ इंटर्न इंडस्ट्री को ज्वाइन कर रहे हैं तो उस टाइम क्या नॉर्म्स हैं, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं। अगर इंटर्न से ऊपर जाते हैं एज अ जूनियर डिज़ाइनर अगर देखा जाता है तो आपका अ, उसको क्या कहते हैं, एक बेसिक थ्रेशोल्ड क्या है कि इतना हो तब इसको हम एज अ जूनियर डिज़ाइनर हायर करेंगे, वरना इसको एज अ इंटर्न होना चाहिए। अच्छा। जूनियर डिज़ाइनर पे तो मेरा एक फोकस होता है कि उसको कन्वर्स क्लीन इस तरीके से आना चाहिए कि मुझे उसकी टूल के अंदर कमोबेश हेल्प ना करनी पड़े। ठीक है। बाकी क्योंकि वो जूनियर अभी सबसे पहले स्टार्ट या हमारी मार्केट के अंदर ना एक बहुत बड़ा गलत फहमी है जो कि ये है कि अगर आपने एक टूल सीखी और एडिसन सीखी या सिग्नल सीखी तो आप अपने जो के ज़ाया अपने लड़कों ये बात। तो किस चीज़ को मैं अपने साथ जितने भी मेरे साथ जुड़े प्रोग्रामर हैं, उन चुका हूँ बात कहते हैं कि आपको मैं अगर जर्ड डॉक्यूमेंट भी दे दूँ तो उसके अंदर मैं आपकी कोई विजिटल डिज़ाइन बना के तो आप इतने काबिल होने चाहिए कि आप उस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर भी एक डिज़ाइन नीचे बना के दे सको। तो आपने कभी टूल ऑपरेटर नहीं बनना, आपने हमेशा डिज़ाइनर बनना है। डिज़ाइनर के लिए टूल मैटर नहीं करता आप उसको क्या टूल बना रहे हैं। जिस फोटोशॉप में भी आपको एक अच्छा यूआई यूएक्स बना देगा और वो आपको फिग्मा में एक अच्छा लोगो भी बना के दे देगा। ठीक है। तो इसीलिए मैं जो जूनियर को देखता हूँ कि पहले बस इसको एक आधा टूल आता हो जिसके ऊपर जो अपन काम शुरू करे, उसके बाद अब इसको मैं अक्सर अपने साथ करता रहूँगा अगर एक्सपीरियंस होगा कि क्या चीज़ें यूट्यूब के लिए बेहतर होगा क्यों हम वहाँ पे कॉल टू एक्शंस की ज़रूरत हो सकती है, कहाँ पे नहीं हो सकती, कहाँ पे क्या चीज़ लगानी है, ये जग के साथ तो पूरे इसको मैं सिखाता रहता। तो कलो देश को ये कहता हूँ जूनियर के अंदर इतना हो कि वो इंडिपेंडेंटली एक बेसिक सा डिज़ाइन भी बना सके। हाँ हाँ। तो यानी कि इंटर्न वो है जिसको बिल्कुल एबीसी सिखाएंगे आप कि ये इसको फिग्मा कहते हैं, इसको ऑटो लेआउट कहते हैं, इसको ये चीज़ कहते हैं। जैसे ही वो जूनियर बनता है तो उसको पता होती है सारी चीज़ें क्या है। उसका उसका डिज़ाइन जो है वो इम्प्रूव होने वाला होता है। उसको बताना होता है कि यार जब आप 32 एज अ हेडिंग यूज़ करेंगे तो उसके साथ सब हेडिंग में कौन सा फॉन्ट यूज़ करना है। ये आ गया जूनियर के लिए।
उसके बाद जैसे ही हम सीनियर की तरफ जाते हैं, तो अगर आप एज अ सीनियर डिज़ाइनर किसको हायर कर रहे हैं, तो उस टाइम आपकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो क्या रहेंगी उससे? अच्छा, फॉर द सीनियर एक्सपेक्टेशंस थोड़ी हाई हो जाती हैं आपकी। वहाँ पे आके आप देख के वो सबसे पहले कि क्या एक इंडिविजुअल पर्सन प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकता है, क्या वो अपने डिज़ाइन डिसीजन के अंदर कॉन्फिडेंट होता है। अगर उसने कोई डिज़ाइन डिसीजन लिया है और उसके पास उस चीज़ की कोई लॉजिक नहीं है, बस उसको अच्छा लगा उसने बना दिया, ठीक है। क्या उसके पास इतने अपने ऊपर अपने कॉन्फिडेंस है कि वो कुछ बनाए और वो एक बोर्ड के सामने प्रेजेंट कर सके, उसको जस्टिफाई कर सके और इसके ऊपर इसके रिसर्च हो, क्या वो ये सारी चीज़ें उसके उसके पास इस चीज़ की स्किल्स है। क्या वो कम्युनिकेट कर सकता है किसी थर्ड पर्सन को जो उससे डिसएग्री करता है, ठीक है। क्या वो जो फीडबैक्स आ रहे हैं उनको अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है, उनके ऊपर अगर रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं जो कि अब डिज़ाइन से हट के अब चीज़ें देखी जाती हैं, जिसमें यूज़र एक्सपीरियंस देखा जाता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व कितने अच्छे तरीक़ों से कर सकता है, एक प्रॉब्लम के वो कितने सॉल्यूशंस निकाल सकता है। जूनियर इंटर्नशिप लेवल पर तो आके बस चलो एक जूनियर ने एक प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन भी दे दिया, ये भी पड़ा है, होता ठीक है। मैंने जैसे बताया कि एक इंटर्नशिप जब उसका मैं वो लेवल चेक कर लेता हूँ आने वाले वक्त में, फिर वो अपने पुराने जब सॉल्यूशंस को देखकर तो उसको एक्सटेंड करता है, ठीक है। कि हाँ ये प्रॉब्लम थी, ये सॉल्यूशन में गलत है, लेकिन इसका बेहतर सॉल्यूशन ये कर सकता है। तब ये जब सीनियर पे आता है तो तब उसको चार पांच एक चीज़ तो सॉल्यूशंस पता होना चाहिए, ठीक है। मेरी एक्सपेक्टेशंस ये होगी यार, उसको टूल के ऊपर 100% ग्रिप होनी चाहिए, ठीक है। 100% से मिला के अगर मैं उसको कहूँ कि ये चीज़ बटन का कंपोनेंट्स प्रॉपर्टीज बनाया था तो ये करता और उसको पता हो कि हर तरह की प्रॉपर्टीज के साथ बटन कैसे बनता है। एक तो टूल की तो बात पीछे रहेगी, वो जूनियर लेवल में, जूनियर लेवल पर तो वहाँ के आगे नील आपके पास फीडर का फोन ग्रिप होना चाहिए। अब आपका फोकस होना चाहिए अपने यूजर एक्सपीरियंस और इशू आई जिस भी आपकी फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल करें, ठीक है। तो मेरी नज़र में ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, जो अलग है यूजर एक्सपीरियंस अलग है। इसका डेडिकेटेड पर्सन को छोड़ना चाहिए, डेडिकेटेड पर्सन की छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों का एक अलग माइंडसेट है। दोनों एक जब एक बंदा दोनों काम कर रहा होगा ना, पर दोनों के अंदर कोई ना कोई कमी रह जाती है, ठीक हो। जैसे एक मैं वेल्डिंग वाले को कहूँ तो मुझे लकड़ी का मेज़ बना के दे दो, उसको पता तो है मेज़ कैसे बनाना है, लेकिन जो वो जो लकड़ी से उसने बनाना है उसकी जो मेजरमेंट्स हैं, उसके जो नॉर्म्स हैं, वो उसका नहीं पता होंगे। उसको पता है लोहे का कैसे बनाना है, ठीक। तो इसी तरह हालांकि बना दोनों ही टेबल के हैं, ये फ़र्क थोड़ा बहुत होता है। तो सीनियर डिज़ाइनर के लिए मतलब चंद एक चीज़ें खा लो, उसको मल्टीपल सोल्यूशन आना चाहिए, उसको ईच प्रोजेक्ट करना आना चाहिए, उसको कम्युनिकेट करना आना चाहिए लोग देयर क्लाइंट्स, ठीक है। उसको अपने में डिसीजंस के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उस तरह की चंद एक चीज़ें जो कि डिज़ाइन से हट परफॉर्म हो गई। हम्म। ठीक है, इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूंगा कि ठीक है आपको डिज़ाइन सिस्टम्स बनाना आ गया, ठीक है आपको सारा कुछ बनाना आ गया, लेकिन जो चीज़ मेरे नज़र एक सबसे इम्पोर्टेंट होगी वो ये होगी आप अपने डिज़ाइंस को कितना स्केलेबल बनाते हैं। आपने कंपोनेंट तो बना दिया, प्रोजेक्ट तो स्टार्ट कर दिया, उसके बाद अगर मैं आता हूँ और मुझे पता ही नहीं है कि यार ये कुछ पैटर्न्स बने हुए हैं, इसमें अब मैंने और बटन्स अगर ऐड करने हैं विदाउट डिस्टर्बिंग जो पहले वाले बने हुए हैं, कि अगर वो डिस्टर्ब हो गया तो पूरा प्रोजेक्ट जहाँ तक बना हुआ था वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम स्केलेबिलिटी को भी सामने रखें और हम देखें कि हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स को किस तरह मजीद स्केल कर सकते हैं। बट 0 से 10 तक तो कोई ले आया, अब 10 से 100 तक जब उसको लेके जाना है तब क्या क्या चीज़ें चाहिए, आई थिंक वो भी ये चीज़ बहुत important इम्पोर्टेंट है। है। ठीक है। और आप मुझे बताइए कि इस बारे में क्या थॉट्स हैं आपके, कि जब इंसान इंटर्न होता है या कोई बंदा इंटर्नशिप पे होता है या वो जूनियर डिज़ाइनर होता है, उसके पास सीखने को बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर ज़्यादा जाता है वो जो चीज़ें हैं ना वो कम होती जाती हैं, लेकिन उनमें एक्सपर्टीज जो है वो अपनी ज़्यादा होती जाती है। फॉर एग्जांपल एक इंटर्न जो है वो किसी क्लाइंट कॉल में नहीं जाएगा, शायद जूनियर डिज़ाइनर भी ना जाए किसी कॉल, लेकिन सीनियर डिज़ाइनर जो है वो किसी कॉल में जाएगा। अब उसका कॉल में जाना उसकी एक कम्युनिकेशन स्किल है। अब वो कम्युनिकेशन स्किल इट्स लाइक एक बिल्डिंग है, उसकी बेस काफ़ी बड़ी है, लेकिन जैसे जैसे वो बिल्डिंग ऊपर जाती जा रही है अ, अ, छोटी होती है, छोटी पतली होती, होती है। हाँ पतली होती जा रही है।
अब वो उसका जो पतला होना है वो स्किल्स का नैरो डाउन होना है। अब आप डिज़ाइन कर रहे हो, आप कम्युनिकेट कर रहे हो और फिर डिज़ाइन कर रहे हो। लेकिन जब आप इंटर्न थे तब आप डिज़ाइन कर रहे थे, फिर आप फलां चीज़ सीख रहे थे, फिर आप फलां चीज़ सीख रहे थे। तो आई थिंक जैसे जैसे इंसान सीनियर होता जाता है अ, उसकी क्राफ्ट जो है वो नैरो डाउन होती जाती है और फिर वो स्पेसिफिक चीज़ों में अच्छा होता जाता है। कि हो सकता है मैं एक बहुत अच्छा डिज़ाइनर ना हूँ एज कम्पेयर टू एक और सीनियर डिज़ाइनर के, लेकिन मुझे बेचना बहुत अच्छा आता हो, तो मैं एक एवरेज सा डिज़ाइन बनाकर शाम को क्लाइंट के साथ कॉल में जाके उसको बेच सकूँ। हाँ, ये बात तो ठीक है आपकी बिल्कुल, के जैसे जैसे, और ये चीज़ मैं रिकमेंड भी करता हूँ। अगर मैं आपको सही बताऊँ तो मैं अपने हर बंदे को रिकमेंड करता हूँ कि यार आपको एक टी शर्ट डिज़ाइनर होना चाहिए कमोबेश। उससे क्या है, टी शर्ट डिज़ाइनर का अगर किसी को नहीं पता तो उसमें आपके पास, आप एक स्किल में मास्टर होते हो और बाकी स्किल्स के अंदर आप एक इंटरमीडिएट या एक नॉर्मल लेवल की चीज़ें आपको उससे पता होती हैं। लाइक अगर एज अ डिज़ाइनर मैं अपने आप को देखूँ तो मैं यूआई यूएक्स में काफ़ी अच्छा हूँ। ठीक है, मुझे काफ़ी मज़ा आता है और मैं उनमें काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्यूशंस निकाल लेता हूँ। और अगर मुझे कोई पोस्ट बनानी पड़ जाए, कोई लोगो बनाना पड़ जाए, ब्रांडिंग करनी पड़ जाए, तो मैं वो भी कर लेता हूँ। लेकिन अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि यार मैं लोगों में भी एक्सपर्ट हूँ, मैं फोटोशॉप में भी एक्सपर्ट, जो मैं ब्रांडिंग बनाने में भी एक्सपर्ट हूँ, मैं विजुअल डिज़ाइंस बनाने में भी एक्सपर्ट हूँ, मैं यूएफएक्स में भी एक्सपर्ट। तो ये एक अनरियलिस्टिक सी चीज़ लगती है। तो इसमें जब टी शेप रोल आता है तो उसमें आप एक चीज़ में एक्सपर्ट होते हो। ठीक है, लाइक मैं यूआई यूएक्स में एक्सपर्ट हूँ लेकिन मुझे बाकी इर्द गिर्द की डिज़ाइन की चीज़ें भी आती हैं। ठीक है, तो जो जो आप वक्त के साथ आगे जाते जाते आप एक फील्ड अपनी खुद से ही चूज कर लेते हो। क्यों? क्योंकि वो आपका इंटरेस्ट होता है। मेरा इंटरेस्ट मिसाल के तौर पे यूआई यूएक्स का, तो मैंने चूज कर लिया हाँ यूआई यूएक्स। ठीक है, अब मैं ये क्या कहते हैं इसको अपनी इनहेंस करता जाऊंगा। ठीक है, लेकिन साथ अगर मैंने बेचना भी सीख लिया है, ठीक है, और अब मुझे मज़ा आ रहा है कि यार मैं यहाँ कुछ भी बना लूँ, मैं जाके बेच सकता हूँ और ज़्यादा बेहतर तरीके से बेच सकता हूँ। तो फिर मैं अपनी यूआई यूएक्स को वहीं छोड़ूंगा और मैं सेल्स को अपनी बढ़ाने लग जाऊंगा। ठीक है। ताकि मैं डिज़ाइनर, जो क्लाइंट है हमारा, उसका ना वो चीज़ बेच सकूँ। बना तो ली है, एक जो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत कम लोगों को आता है कि आपने जो चीज़ बना ली है अब आप उसको बेच सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट आपके उसमें होती है कि आप अपने किसी एक स्किल में, ठीक है, आपको तो उतना नहीं आता लेकिन फिर आपके लिए शर्त है कि आप जो चीज़ बना रहे हो उसमें आप 100% कर सकते हो। 100% तो नहीं कोई भी हो सकता है लेकिन उसमें आप एक्सपर्ट रहते हैं फिर। ठीक है, और अगर आप बेच अच्छा सकते हो तो फिर ठीक है, आप उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं लेकिन आप अच्छा बेचो अच्छे तरीके से, उसको फिर अपने परफेक्शन लेवल पे आके बेचो। तो इसलिए टी शर्ट डिज़ाइन तकरीबन हर बंदे को होना चाहिए, और वो जाहिर सी बात है आपके एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको पता चलता है मैं कहाँ पे एक्सपर्ट हूँ कहाँ पे नहीं। हाँ, ठीक है। शरीर भाई, हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं कि इंटर्नशिप, अगर आप इंटर्नशिप पे जा रहे हैं तो क्या करना चाहिए, एज अ जूनियर डिज़ाइनर जा रहे हैं तो क्या करना चाहिए और कैसे सीखना चाहिए, और अगला बंदा जो आपको हायर कर रहा है वो क्या देखेगा, अपने सीनियर डिज़ाइनर का भी देख लिया। अब अगर हम टेक्निकल स्किल्स से थोड़ा सा साइड पर आएँ और हम सॉफ्ट स्किल्स देखें किसी बंदे की। फॉर एग्जाम्पल एक जूनियर डिज़ाइनर है, ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें मसला सिर्फ इतना है कि वो काम स्टार्ट करता है, आधा घंटा गुजरता है, वो कहता है मेरे से नहीं हो रहा। ये अब उसकी स्किल का इशू नहीं है, ये उसके माइंडसेट का इशू है। तो टेक्निकल स्किल से हटकर ऐसी कौन सी स्किल्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स हो गई, माइंडसेट हो गया, जो आपको लगता है अगर किसी भी बंदे में हो तो वो उसके कैरियर में उसको बहुत ज़्यादा ग्रोथ दे सकता है। अच्छा, एक तो है कंसिस्टेंसी, के बात आपकी ठीक है, वो बंदा बहुत में भी कामयाब हो जाए, अच्छी लत हो इसकी, जो कि इस तरह की हरकतें करता था, 10 मिनट में काम, तो उसके बाद उठ के चला गया थे यार चलो चाय इसकी खबरें तो चलते हैं, फिर आके देखेंगे आज का हो गया मेरा। और उसकी बहुत कम चांसेस है एक उस बंदे की निस्बत जो बैठ के प्रॉपर दिल से उस काम को कर रहा है 1 घंटे के लिए। ठीक है, मोस्ट पॉसिबल चांस है कि एक वक्त आएगा जो ये बैठ के काम कर रहा है और जो 10 मिनट बाद उठा उसमें निस्बत दोनों में इतना फर्क हो। ठीक है, एक जमीन पर और दूसरा आसमान की करीब है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी जो है आपकी बहुत ज़रूरी है, लगे रहो, थोड़ा करो लेकिन लगे रहो लगे रहो लगे रहो। और
अगर आप चाह रहे हो, मतलब इस वीडियो के बाद आपको लगता है कि हाँ यार, ये मैं तो जो मेरी बात तस्वीर का फर्स्ट बार मेरा दिल उठ जाता है और मैं उठ के कहीं जाना चाहता हूँ, तो उसके लिए अपना जो आपका फोकस है उस पर बढ़ाओ, और उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ किताबें हैं। ये आप किताबें पढ़ें, डेली 1 पेज पढ़ लें, 2 पेज पढ़ लें, 3 पेज पढ़, ठीक है, जितने पॉसिबल हाँ, लेकिन कोशिश करें जहाँ पे आप कहें ना कि बस मेरी बस होती है, इसके बाद 10 मिनट और लगाएं इसमें, ताकि डेली बेसिस पे आपके अंदर एक इम्प्रूवमेंट आए। लेकिन अगर आप किताब में भी वही आप करेंगे कि यार 5 मिनट पढ़ा, 2 लाइनें पढ़ी गई, उस वक्त का यार नहीं आप वहीं पढ़ रहा, बंद की चलोगे, ठीक है, तो वो आपने सिर्फ अपना वहां से जान छुड़वाई है और इधर आके अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, अपना टाइम बिता रहे हो। लेकिन अगर जहाँ पे आप लगन कि यार अब मेरी बस हो गई है, उसके बाद से अब आपका असल काम, आपका असल इम्तिहान शुरू हुआ है, कि हाँ अब पता चलेगा कि कहाँ पे हूँ मैं, ठीक है। तो वो जैसे मतलब काफ़ी बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि मजबूरी में, मुसीबत में तो अल्लाह का शुक्र हर कोई कर लेता है, अल्लाह तो याद तो हर कोई पढ़ लेता है, ठीक है। याद तो तब करना है जब आपके पास खुशी है, क्योंकि वही हिसाब है। अब आपने बैठना तो उसी टाइम में काम करने के लिए जब आप थक गए हो, यार हाँ यार आप प्रसन्न नहीं हो रहा, उस टाइम ही सही असल इम्तहान है कि इससे आगे आप जा सकते हो या ना। अगर वहाँ गिव अप कर गए तो फिर 90% चांस हो कि आपके लिए थोड़ी मुसीबत आ गई है। हाँ, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूंगा। मैंने एक हदीस पढ़ी थी कहीं पे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी बंदे ने पूछा कि बड़ा आदमी कौन है। आई थिंक ये सवाल था। आई एम श्योर मैं अल्फाज आगे पीछे कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि बड़ा आदमी वो है जो थोड़ा करता है लेकिन रोज करता है। ठीक है। तो आई थिंक अगर कोई भी बंदा क्योंकि अब यूट्यूब शॉर्ट्स आ गए हैं, टिकटॉक आ गया है, तो अटेंशन स्पैन जो है वो वैसे ही बहुत कम हो गया है। हम थोड़ा सा काम करते हैं, हमें लगता है यार किसी का मैसेज आया होगा फोन पे, या कुछ ऐसा है जो मुझे पता नहीं है, मैं फ़ोन चेक करता हूँ अपना। तो आई थिंक इस मसले को अवॉइड करने का सबसे बेस्ट ये है कि बंदा टाइम ब्लॉकिंग करे। 30 मिनट का अलार्म लगाए, जब तक अलार्म नहीं बजा फोकस नहीं हटाना। 30 मिनट तक काम किया, 5 मिनट फ़ोन यूज़ किया, फिर 30 मिनट काम किया। इससे ये है कि ब्रेन को पता चलेगा कि ठीक है यार अभी थोड़ी देर फोकस करना है, फिर एक रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे रिवॉर्ड मिलेगा फिर उसके बाद फिर 30 मिनट काम करना है। तो ये टेक्निक जो है ये मेरे से बंदे के लिए भी बहुत ज़बरदस्त काम। ठीक है। इसमें एक कंसिस्टेंसी होगी। इसके अलावा मैं इसमें ऐड करूँगा कि कम्युनिकेशन स्किल जो है, आपकी सॉफ्ट स्किल जो है, यानी कि डिज़ाइन में एक टर्म यूज़ होती है कि डोंट मैरी योर डिज़ाइंस। आपने अपने डिज़ाइन से शादी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने शादी कर ली तो फिर आप कोई भी उसमें फीडबैक देगा तो आप माइंड कर जाएंगे। बुरा लगेगा। हाँ। तो मेरे से जब इंटरव्यूज में पूछते हैं कि आप फीडबैक को कैसे लेते हैं, मैं कहता हूँ यार वो तो मेरे डिज़ाइन के बारे में, मेरे बारे में थोड़ी है, जो मर्जी कह दे। तो एक कंसिस्टेंसी होगी, कंसिस्टेंट रहना है। दूसरा कम्युनिकेशन स्किल होगी। और आई थिंक तीसरा वो माइंडसेट कंसिस्टेंसी में ही आ जाएगा। और अहमद मुराद की मैं जो पॉडकास्ट देख रहा था उसमें उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की कि यार लोग सिर्फ आज का दिन पूरा करते हैं और वो कहते हैं चल यार आज का दिन हो गया, कल की कल देखी जाएगी। कहते हैं लेकिन मैं जब ऑफिस से निकलता हूँ तो मेरे जहन में 4 आइडियाज़ होते हैं कि यार मैंने 4 आइडियाज़ जो हैं ये अभी घर जाके दोबारा इम्प्लीमेंट करना है। तो शायद यही वजह है कि वो बंदा फिर टेक्सल में अब ब्रांड का लीड भी है। ऐसा भी। ठीक है। और दूसरा उन्होंने एक और चीज़ भी ऐड की कि मैं जब सुबह उठता हूँ मैं अपना पीसी ऑन करता हूँ। पहले मैं स्क्रॉल करता रहता हूँ, करता रहता हूँ, करता रहता हूँ, और उसके बाद मैं उठ के नहाने जाता हूँ, फिर कॉफ़ी बनाता हूँ। तो आई थिंक जो हमने बात स्टार्टिंग में की थी कि जितना कंज्यूम आप करेंगे जहाँ मर्जी से हो, वो रियल लाइफ से इंस्पिरेशन हो सकती है, वो कहीं से भी हो सकती है। तो उतना ही चांसेस है कि आप ज़्यादा अच्छे डिज़ाइनर बनेंगे। मतलब ऐसी है। और ये चीज़ बड़ी मतलब इम्पोर्टेंट भी है। मैं बहुत स्ट्रांगली मतलब बिलीव करता हूँ इस चीज़ पे कि जितना आप कंज्यूम करोगे ना, जितनी आप अपनी वोकैबुलरी पे नॉलेज बढ़वाएंगे, और जब आप अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप को कहीं पे बैठ के इसको इम्प्लीमेंट करने लोगों के, तो आपको एक चीज़ के 100 आइडिया जहन में। क्यों? क्योंकि आपने वो देखी हुई है, आपने वो चीज़ फील की हुई है। अब मेरी एक आदत है जिसको जो मैं कोशिश करता हूँ कि हर बंदे के अंदर ट्रांसफर करने की, उसको इस चीज़ से कन्वर्सेशन हेलो हाय करवा दूँ, ताकि ज़िंदगी में एक वक्त आएगा वो इस चीज़ के ऊपर आ ही जाएगा कि मेरे अंदर आदत है ना, रास्ते में आ रहा है। डेली इंसान ऑफिस जाता है, ऑफिस से आता है, अपने ज़ाती ज़िंदगी की मसरूफियात में जाता है, तो आपकी जो पूरी दुनिया वो डिज़ाइन में ही डिज़ाइन डिज़ाइन से भरी पड़ी है।
आप एक बुल पोर देख लो, आप जा रहे हो, आपको किसी ब्रांड का एक पैनल नजर आ गया बड़ा सा, उसके बाद देख लो अच्छा यार, हाँ ये मुझे अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो क्यों अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन ज़्यादातर हम तो एज अ डिज़ाइनर तो एक ही आदत होती है, कीड़े निकाल यार, इसका ये फॉर्म थोड़ा सा इधर होता है, ये ऊपर होता है, ज़्यादा अच्छा होता है। तो कम से तो कम मजा नोट आता है कर, हाँ कम से नोट तो करो उस चीज़ को कि यार काम। अगले ने जो मेहनत की है क्या वो ठीक की है या नहीं। अगर तुम आप गलत किए तो क्या आप उसको जब बनाने लगो क्या आप ठीक करोगे उसको, या आदमी उन गलतियों को रिपीट करेगा। ठीक है। तो मेरी भी एक बहुत मतलब बुरी भी आदत कह सकता हूँ, क्या मैं मोटरसाइकिल या गाड़ी चलाते हुए भी मेरा ध्यान होता है उन चीज़ों को ऊपर, हालांकि सड़क पे होना चाहिए। लेकिन अच्छी आदत इसलिए है कि वो जब मैं शाम को बंदूकों पे आके बैठता हूँ या तो वो ऑफिस एक्स पे जाके बैठते हैं, तो मेरे जहन में बनाने से पहले ही 600 आइडिया आ रहे होते हैं कि यार अच्छा आज मैंने डैशबोर्ड बनाना था, अच्छा ठीक है डैशबोर्ड पर ये नए नए फीचर्स मैंने देखा थे यार, ये इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। तो इनका देखते हैं क्या इम्पेक्ट आता है, क्या ये हमारे बिजनेस के ग्रोथ में हेल्प करेगी, क्या ये जो यूज़र आके उसको देखेगा उस एनालिटिक्स को या उस एलिमेंट को, क्या ये उसको वाकई ही हेल्प करेगी या नहीं करे। इम्प्लीमेंट करके तो देखते हैं। एक हमारे टीचर थे जिन जहाँ से मुझे रियल शौक करा डिज़ाइनिंग का, वो मेरे एक टीचर थे मल्टीमीडिया का। तो हम इनके साथ जब लैब करते थे, लैब के अंदर जाते थे, तो वहाँ पे वो एक बात बोला था, यार तुम क्लिक तो करो, कंप्यूटर को कौन सा आग लग गई, ठीक है, तुम क्लिक करके तो देखो, क्या होगा, खराब होगा दोबारा रिवर्ट कर लेना, ठीक है, लेकिन कोशिश तो करो। तो फिर ही मतलब मैं कहता हूँ कि यार जब मैं बनाने बैठूंगा यार कोशिश तो करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, खराब होगा चेंज करने में। ठीक कंट्रोल ऐड करते हैं। है। हाँ तब कंट्रोल सेट कर देंगे, वो तो आदत ही है ना कहीं पे। अब तो आदत सी है ऐसे जीने की। तो ये एक बड़ी मतलब मतलब मैं सजेस्ट करूँगा सबको कि जहाँ मौका मिले वहाँ को कोशिश करो, जो डिज़ाइन नज़र आ रहा है उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, उसको मेमोराइज करने की कोशिश करें। ठीक है, बाकी जब आप डिज़ाइन करने बैठो तो आप जो आइडियाज़ की कमी ना है। ठीक है शरीर भाई, एआई को कैसे देखते हैं आप? एआई आजकल बहुत आ गया है। मार्क जुकरबर्ग साहब जो है वो कहते हैं कि जी 2030 में हमारा 90% स्टाफ या एक एक्स परसेंटेज वो देते हैं, इतना परसेंट स्टाफ जो है वो एआई रिप्लेस कर देगा, रोबोट्स बैठे होंगे। आप लगता है ये सारा कुछ सच है या सिर्फ और उसने अपने फेसबुक के स्टॉक जो है वो सेल करने हैं, तो वो चाहता है कि यार लोग 2025 से इन्वेस्ट करते रहें ताकि मैं अमीर हो जाऊं आगे। फिर उन्होंने एक बंकर भी बना लिया अपने लिए ताकि अगर दुनिया में एटॉमिक मैं नीचे बैठ के बच जाऊं, लेकिन मुझे नहीं पता वो फिर अकेले रह के करेंगे क्या, लेकिन वो एक अलग बात है। ठीक है। अच्छा यार एआई के तो मैं बड़ी जूनियर की नज़र से देखता हूँ। तो यार एआई दोनों तरफ मार्केट के ऐसे इस टाइम रिश्ते में खड़ी है जहाँ पर वो मार्केट को पूरी डिस्टर्ब भी कर सकती है और मार्केट को एक नेक्स्ट वर्ल्ड में भी लेके जा सकती है डिज़ाइन मार्केट पर। मैं एआई को अपने लिए एक डिज़ाइनर के लिए बुरा बिल्कुल नहीं समझता, मुझे नहीं लगता कि वो मेरी जॉब खा सकेगा। क्यों भी कि जो फील आने वाले वक्त का नहीं पता 2030-40 के अंदर क्या होगा। क्यों, क्योंकि बड़े ट्रेंड ऐसे आए हैं दुनिया में और जो चले भी गए। आज एनएफटी कहाँ है, किसी को कोई आइडिया है? बस जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, वही वही फंसे होंगे वहां पे। उसके अलावा आए लोग अपने पैसे बाइट किए और गए, कहानी खत्म, ट्रेंड खत्म। ठीक है। कितने कितने आपके ट्रेंड्स आए आके खत्म हो गए, क्या पता कल को आने में ये आए जितना हम सोच रहे हैं and आने वाले वक्त में इतना नीचे चला जाए, इसकी जगह कोई नई चीज ले ले। ठीक है। तो इसलिए मैं उसको बुरा नहीं समझता कि वक्त की ज़रूरत है। ठीक है। वक्त पे आई है। आज मेरा पर्सनली तौर पे तकरीबन अगर मैं 8 घंटे दिन में काम करता हूँ तो मेरा 4 घंटे का काम इस ये करता है। ठीक है, तो उसकी वजह से मैं 12 घंटे काम कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे छोटी मोटी चीज़ों में सर खपाने की जरूरत नहीं पड़ती कि यार कलर शेड कहाँ से सोचूं, ये कलर कंट्रास्ट ये अच्छे लगेंगे नहीं लगेंगे, इसके रिजल्ट अच्छे हैं नहीं आएंगे, वो सब अब ये करता है। ठीक है, एआई करता है। तो मैंने एज अ एआई का तो एक एआई टूल को तो मैंने ऐसा अपनी इंटरनेट रखा हुआ है कि छोटा मोटा काम मैं उससे करवा लेते, चलो यार शेड बना देने से देख लो यार, डिस्काउंट टाइप ले अगर हाँ $20 ले लिया तो मंथ का, तो सारे काम फिर मैं उससे करवाता हूँ, कंटेंट राइटिंग मैं पर उससे करवा देता हूँ। ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी हेल्प कर सकती है। बुरी
बुरी बस इसलिए है, एक चीज़ है कि आपकी जो थिंकिंग पावर है जो वक्त के साथ 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 कम होती गई। क्यों, एक वक्त था जब हम लोग थे अपने स्टार्ट में ना, एआई ठीक है, इंटरनेट का भी तो थोड़ा ही बहुत था, यूट्यूब अभी बैन नहीं हुआ हुआ था उस टाइम जब मैंने शुरू किया था। ठीक है, वीपीएन लगाना पड़ता था यूट्यूब देखने के लिए। फिर वक्त के साथ साथ वो ओपन हुआ, कंटेंट की कमी थी। ठीक है, तब थोड़ी बहुत स्ट्रगल थी। ठीक है, सीनियर्स की कोई इतनी वो नहीं थी, एक्सेस नहीं थी, तो थोड़ी बहुत स्ट्रगल थी कि आपने सीखना है। अब एआई है, कुछ सीखने से बजाय आप इसको वो करके दे देता है। ठीक है, तो वो आपकी जो थिंकिंग पावर है ना, उसको कम वक्त के साथ साथ करता जाएगा जूनियर डिजाइनर की। ठीक है, लेकिन जो अपने इस टाइम अपने मार्केट में भी जगह अपने पंजे जो टॉप 1% 2% में आ चुके हुए हैं, जिनको लगता है कि यार हमारे वाला काम जैसे हम यूजर को सोचते हैं, जैसे हम यूजर को फील करके डिजाइन बनाते हैं, वो अभी तक एआई के जिम्मेदारी नहीं आई। तो तब तक तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये हमारे जॉब छीन सकता है। और इस चीज़ से डरना क्या है, रिस्क करना क्या हाथ है। ये नहीं तो तू चीज आ जाएगी, एआई से काम निकलवा के पेश किया पूरा। मैं अभी आप बात कर रहे थे एनएफटी की। एनएफटी में आर्टिस्ट था पीपल, PEEPLE। आपको आइडिया होगा उसका। वो जिसने 15 साल लगातार आर्ट बनाया था, वो उसका एक आर्ट में वो सेल हुआ था। वो सेल हुआ था $69 मिलियन का। अब वो पता कितने का? अब वो शायद चंद हजार या चंद $100 का है उसकी पल्स रह गई है। ठीक है। एक तो ये चीज, दूसरा आपने एक बात की कि आपको नहीं पता कि 2030 या 2040 में एआई जो है वो कहाँ पे होगा। ये सेम बात मेरी पॉडकास्ट में पहले जितने गेस्ट आए उनमें से भी काफी लोगों ने कही है, और मैं इसमें एक चीज हमेशा ऐड करता हूँ, मैंने पहले भी ऐड की है कि विल स्मिथ की आपने वीडियो देखी होगी 2022 की, स्पेगेटी जिसमें वो खा रहा होता है। फिर एआई ने वो इससे हाँ, 2023 में जब जनरेट की तो उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। तो अगर एक साल में इतना बड़ा गैप आ सकता है, तो आप सोचें 10 साल में कितना बड़ा गैप आएगा। यार ये तो चांस की बात है, एक हर चीज़ की एक लिमिट होती है। ठीक है, वो अपनी लिमिट से एक्सटेंड नहीं कर सकता है। ठीक है, अभी आपको नहीं पता कि जेन एआई की लिमिट कहाँ तक है। सही है, तो मे भी एक अच्छी वीडियो बनाने लग जाए जेन एआई, आपको पूरी सिग्मा फाइल बना कर देते एआई। ठीक है, आपके पूरे पूरे पोस्टर बना के, आज आज फोटोशॉप भी एक सब्सक्रिप्शन की दे रहा है, आपका पोस्टर खुद बन जाता है, आपकी इलस्ट्रेशन खुद बन जाती है। कि आपको हज़ारों चीज़ें आपको सब्सक्रिप्शन एआई की मिल जाती हैं। वीडियो एडिटिंग के अंदर आपका वो कट्स काट देता है, सौ सौ तरह की एआई है। लेकिन अब आपको नहीं, एंड ये वो दरिया है जिसके ऊपर अभी आप सही तरह कूदे नहीं है, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी गहराई अभी आपको नहीं पता। क्या पता आपके पाँव जमीन में लगने हों और आप वहां पे कहो कि यार नहीं, यदि गहरा में वापस आ जाता। क्या पता अभी वो जमीन बहुत नीचे हो। जहाँ 8 घंटे काम कर रहे थे, अब वो 12 घंटे की प्रोडक्टिविटी जो है वो आ रही है। मैं जुलाई चल रहा है, मैं जून की अपडेट देख रहा था फोटोशॉप की। आपको याद होगा एक दौर में लोग आ, अगर कोई करली बालों वाला ऑब्जेक्ट है तो उसके बाल, आ, अगर उसका बैकग्राउंड रिमूव करना है तो बड़ा टाइम लगाते थे फोटोशॉप पे। फिर बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए टूल्स आ गए, वेबसाइट्स आ गई, लेकिन ठीक है वो क्वालिटी कम कर देती। जून की मैं अपडेट देख रहा था, उसमें इस लेवल की एक्यूरेसी थी फोटोशॉप में कि बंदा साइकिल पे बैठा था और उसके करली बाल थे। उसने एक क्लिक किया तो साइकिल के टायर की जो वायर्स होती है ना, उस तक का बैकग्राउंड रिमूव हो गया था। वो कितने एक्यूरेट हो चुके हैं ये सारे टूल। लेकिन बात वही है कि ये सारे फीचर जो हैं ये लेटेस्ट वर्जन में आते हैं। अगर आप क्रैक यूज़ कर रहे हो उसमें भी हम आते हैं कि क्रैक सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए कि नहीं। ठीक है। और और जहाँ तक आप बात कर रहे थे कि इंसान का जो सोचना है एआई के साथ कम हो जाएगा, तो मैं इससे शायद किसी हद तक डिसएग्री करूँ। और उसकी रीज़न ये है कि जब कैलकुलेटर आया था या जब ड्रोन्स आए थे, तो बेशक कुछ लोगों ने जॉब चली गई होगी उनकी, लेकिन न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आई होंगी। तो एआई ने आकर बेशक हमारा काम आसान किया है, लेकिन प्रॉम्प्ट लिखना भी तो एक आर्ट है। उसके अलावा अ, अगर मैंने एक करेक्टर जनरेट करवाया है एआई से, उस तरह के 10 और सिमिलर जनरेट करवाना, ये भी तो एक आर्ट है। इसमें भी तो थिंकिंग चाहिए, इसमें भी तो ये चाहिए कि यार इसको हम ऐसी कौन सी चीज़ देंगे कि सिमिलर 10 तरह के ऑब्जेक्ट्स जो है वो हमें दे देगा। तो आई थिंक थिंकिंग जो है वो कहीं ना कहीं रहेगी। यस, मैं एग्री करता हूँ कि जो बेसिक थिंकिंग होती है
2+2 पहले लोग करते थे, अब कैलकुलेटर पे हो जाएगा। वो वाली आई एग्री कि वो जो है वो चली जाएगी। ऐसा ही है। न्यू अपॉर्चुनिटी तो आके हर जमाने में है। हाँ हाँ। टांगे थे गाड़ी में आई, ड्राइवर आ गए, ठीक है, पंचर वाले आ गए, सो तरह की सो की आके न्यू टेक्नोलॉजी के साथ न्यू अपॉर्चुनिटीज तो नो डाउट आती रहती हैं, लेकिन जो आपकी मेन बेसिक्स होती हैं वो भूल जाते हैं। आज नए डिजाइनर से आप पूछ रहे प्रिंसिपल्स क्या है, उसको पता ही नहीं होगा। आधे साल डिजाइनर उसने पढ़ा ही नहीं है, उसने बस देखा हुआ डायरेक्ट गूगल पे करके अच्छा चैट जीपीटी से पूछ लिया कि कलर्स, अब जैसे मैं अक्सर बात कर रहा कि कलर्स के कंट्रास्ट क्यों आ रही है, अब इसने जाकर पढ़े नहीं कलर के कंट्रास्ट करते कैसे हैं, उनके पीछे लॉजिक क्या है। तो वो चीज़ें जो हैं वो रह जाएंगी, लेकिन हाँ एक वो उस डिजाइनर की एक मार्केशन पर एक नया वो डिजाइनर आ जाएगा जो जल्दी काम करके आपको बेहतर दे सकता है। तो न्यू अपॉर्चुनिटी भी निकल गई और पुरानी अपॉर्चुनिटी भी जबड़ी आ गई। तो ये हाँ हाँ। बात से नेक्स्ट हेंगे तो भी कहते हैं न्यू अपॉर्चुनिटी ला सही हाँ हाँ। जब भी कोई और नई दूसरा, टेक्नोलॉजी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरा, आपने यूट्यूब पर देखा होगा कि बहुत से एआई बेस्ड चैनल्स आ गए होंगे कि एआई ही वॉइस जनरेट करता है, एआई ही सामने बैठा होता है और वो सारा कुछ कर रहा होता है। बहुत चल रहे थे ये चैनल। 2 दिन पहले यूट्यूब की अपडेट आई है कि इस तरह के चैनल जो है वो पैसा नहीं मिलेगा, डिमोनेटाइज करती है सारे चैनल। तो जिस तरह एआई आगे बढ़ रहा है, उस तरह जो मार्केट है ना वो भी उस डायरेक्शन में जा रही है। मेरा एक दोस्त है, वो काफी टाइम से मेरे पीछे पड़ा था कि यार एआई बेस्ड चैनल होना चाहिए, तुम बहुत अच्छी हो एआई यूज करने में, तो मुझे बताओ। मैं उसको एक ही बात कहता था। मैं उसको कहता था या तुम 2 दिन पैसा कमा सकते हो, या तो तुम सारी जिंदगी पैसा कमा सकते हो। तो अगर तो तुमने अपनी शक्ल यूट्यूब पर लाकर ब्रांड नहीं ना बिल्ड किया, ठीक है, या अपनी वॉइस में देखें शरियार भाई, जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, आपको अंग्रेजी जितनी मर्जी समझ आए, आप किसी भी मुल्क में जाएंगे ना, आप उस बंदे की तरफ ज्यादा माइल होंगे जो उर्दू बोलता होगा। ऐसे ठीक है। मैं छोटा था तो मैं सऊदी अरब गया। मैं एक दफा अंडे लेने गया एक दुकान पे अकेला, वो पाकिस्तानी निकल आया। मैं इतना खुश, मैंने कहा यार क्या बात है। ठीक है, तो खैर उसने उर्दू बोली, उसको पैसे दिए, फिर घर आ गया मैं। तो पॉइंट ये है कि एआई से लोगों को बेशक इन्फॉर्मेशन मिल जाए, लेकिन जो ह्यूमन कनेक्शन है ना वो कभी नहीं खत्म होगा इंसानों। ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई भी बंदा जॉब स्विच करना चाह रहा है तो उसको क्या चीज़ें देखनी चाहिए। मैं अहमद मुराद की पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें वो कहता कि यार मैं 6 महीने किसी बंदे पे टाइम लगाता हूँ। लोग आते हैं, उनको सिर्फ टेक्सल का टैग चाहिए होता है। ठीक है, कहते हैं इंटरव्यू में बेशक कह देते हैं कि हम बहुत पैशनेट हैं, हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। ठीक है, इंटरव्यू दो लोगों के बीच में कंपटीशन होता है, कौन ज़्यादा झूठ बोल सकता है, तो उसमें जो जीत जाता है वो हायर हो जाता है। तो उसने कहा कि 6 महीने गुजरते हैं कि जब मुझे लगता है कि अब ये मेरे हिसाब से बिल्कुल रेडी है, एक दूसरी कंपनी आती है, उसको डबल पे करती है और ले जाती है बंदा। तो आपके हिसाब से पैसे, क्योंकि फाइनेंशियल एस्पेक्ट तो है ना, अब जो जितने टैक्सेस लग गए हैं चीज़ों पे, ठीक है, यानी मैं 100 रुपये लेकर आऊँ, उसमें से मैं थोड़े से गवर्नमेंट के देता हूँ, फिर मैं कुछ खरीदने जाऊँ उसमें से मैं थोड़े से गवर्नमेंट के देता हूँ, फिर मैं पैसे साल तक रख के रखूँ, फिर मैं डिक्लेयर करूँ उसमें से मैं थोड़े से देता हूँ। तो एट द एंड ऑफ द डे जो मेरे पास पैसे बचे हैं वो कुछ पेनीज ही रह जाती हैं बत्ते के पास। तो मैं इस चीज़ को भी गलत नहीं कहूँगा कि अगर कोई बंदा सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को देख रहा है। जिस चीज़ पे मैं आपकी गाइडेंस चाहता हूँ वो ये है कि अ, इस चीज़ को कितना देखना चाहिए, फाइनेंशियल एस्पेक्ट को, और फिर पैसों को कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए ताकि करियर जो है वो बिल्ड हो उसके लॉन्ग टर्म में। यार मेरे नज़दीक जो पैसों को अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर नहीं देख, मेंटल हेल्थ। प्रायोरिटी मेरी मेंटल हेल्थ का है। कि अगर, क्योंकि आज के दौर में जितना डिप्रेशन मतलब आसान आसान हो गया ना इंसान को डिप्रेशन हुआ, वो आज से चंद एक साल पहले नहीं था। अब हर 10 में से 8 बंदे डिप्रेशन में है, शायद 9 भी हो, ठीक है, तो वो डिप्रेशन में है। अब वो नो डाउट डेफिनेशन चेंज हो चुकी है डिप्रेशन की, हो सो तो मसले, लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हो जहाँ पे आपको ये फील हो रहा है कि यार ठीक है तनख्वाह ज़्यादा है लेकिन चलो काम ज़्यादा कराएंगे, थोड़ा प्रेशर डालेंगे, कोई बात नहीं, यहाँ से 2x मिल रहा है, मेरे ये धर के सेटल हो जाएगी, मेरा ये खर्चा उतर जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, मतलब ये एक नॉर्मल इंसान पर रहती है। तो वहाँ पे मैं उस चीज़ को रिजेक्ट कर सकता कि यार नहीं, खैर अगर मैं वहाँ चला गया मुझे तो 2x तो मिल जाएगा, लेकिन क्या मैं वो 2x को लेके अपने बाकी मामलात में खुश रह पाऊंगा? क्या मैं
हर टाइम उसी ज़िंदगी में तो नहीं रहूँगा कि मैं अपना 8 घंटे की जगह वहाँ 12 घंटे ऑफिस में लगा रहा हूँ। ना मेरी फैमिली रही, ना मेरे आगे कोई और चीज़ रही। जो फाइनेंशियल करने थे वो भी किसी का बरकत ही नहीं रही उसके अंदर। तो मैं सबसे पहले तो अपनी मेंटल हेल्थ देखता हूँ। उसके बाद मैं ये चीज़ देखता हूँ कि यार उस कंपनी का मार्केट में क्या स्टैंड है। ठीक है, नो डाउट आपको सम टाइम ऐसे जगह पे जाके काम करना पड़ जाता है जहाँ पे जो आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर जूनियर हूँ और जो किसी किसी कंपनी की ज़रूरत है जहाँ जो मेरे पोर्टफोलियो को बढ़ा दे, जो मेरे एक्सपीरियंस को बढ़ा दे, ये ठीक है। आप कुछ अपनी पर्सनल एक्सपेक्ट्स देखो जहाँ पे, जिसमें मैं हमेशा यही प्रेफर करूँगा कि माइट हैव गुड लाजमी प्रेफर करूँगी कि क्या उस जगह का माहौल कितना टॉक्सिक तो नहीं है। और अब वहाँ पे सवाल आएगा कि हमें कैसे पता चलेगा, एचआर वो हमें अच्छी अच्छी बातें बताएगा। वो वहाँ पे आप उनके एस एम्प्लॉय से पूछो, ठीक है, उनको कम्युनिकेशन कार्ड लो, तो रास्ते निकल आते हैं। आप रोज को तो लोगों तो ठीक है, आप क्या कहते हैं, तो करंट एम्प्लॉय से पूछ लो, तो एक वो जो नए ज्वाइन हुए हैं उनसे पूछिए। तो उस चीज़ को देख के जाओ, ठीक है। उसके बाद वहाँ देखो कि वहाँ पे कितने पर्सन हैं। अब ये ना हो कि आप पहले एक्सपीरियंस लेने के चक्कर में किसी कंपनी में जा रहे हो और वहाँ जाके आप फिर अकेले रहे। यहाँ पे चलो दो बंदे थे, ठीक है, तो उन्होंने आपको आपस में सपोर्ट करते रहे। आप लोग वहाँ के 10 से 12 मिल रहे थे, लेकिन काम अकेला करना पड़ेगा। वो चीज़ आपकी बड़ी नुकसान दे देती है कि अंदर लंग साथ के ओवरहेड कोई नहीं मिलता। तो आपको डिसीजन शुरू शुरू में लेने में बड़ा मसला आता है। फिर आप अपने आप को भी नहीं देख पाते क्या मैंने ये डिसीजन सही लिए हैं या नहीं। क्योंकि छोटी कंपनीज में जो क्या, तो वहाँ पर बजट कम होता है, आप शुरू से टेस्ट भी देखा दे किसी के साथ, ठीक है। और अगर आपको कहीं अपॉर्चुनिटी मिल रही है किसी बड़ी कंपनी में जाने की जहाँ पे आपको पता कि इनके पास वो डिज़ाइन टीम होगी, तो वहाँ पे पहले उनको देखो कि उनके डिज़ाइनर का काम कैसा है। क्या आप उनके डिज़ाइनर का काम देख के आपको ये लगता है कि यार मैं वहाँ पे जाऊँगा तो मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा, हाँ, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें जो हैं जो कि आपके करियर में लॉन्ग टर्म ग्रोथ डाल सकते हैं, आप उनको पहले नोट अपने प्रियोरिटी को तम पे पैसे दिए कि मुझे मैं पर्सनली तौर के ऊपर करता। मैंने कहीं ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को पकड़ाया है जहाँ पे मुझे 2x 3x अमाउंट मिलती थी, लेकिन मुझे पता था कि यार अगर मैंने इसको ओके कर दिया तो आगे एक डेढ़ साल या जब तक ये चीज़ मेरे साथ रहेगी मैं कुछ नहीं रह पाऊंगा। तो मुझे प्रॉब्लम्स आएंगी, मेरा टाइम से तरह मैनेज नहीं होगा, ठीक है। उस बंदे से कम्युनिकेशन करके आपको एक दो कन्वर्सेशन में आपको समझ आ जाती है उसकी नेचर कैसी है, कि क्या ये बंदा मेरे पे प्रेशर पर नहीं डाल के रख रहा होगा। तो मैं ये चीज़ें थोड़ी बहुत नोट कर लेता हूँ, तो उसके बाद से मैं डिसीजन ले। मैंने इस फ्रंट काशी पसंद को भी गुड बाय कहा होगा कि भाई नहीं, मुझे ज़्यादा सुकून चाहिए। सुकून क्योंकि डिज़ाइनर के लिए ना मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कुछ अच्छी प्रोडक्ट क्रिएट करके प्रोडक्ट अच्छी क्रिएट करें, अब वो टेंशन में रहा है कि अपने फ्रेम चलाता रहेगा तो फिर वो जो अक्सर डिज़ाइनर्स के बारे में, इस वही डिज़ाइनर के बारे में कहा जाता है, या ये तो डब्बे बना जो ड्रैग एंड ड्रॉप, फिर वो आप आती है ड्रैग एंड ड्रॉप का। आपने एक फ्रेम खींचा, उसके ऊपर कुछ लिख के आ रही, उसके अंदर कोई आपकी प्रॉब्लम थोड़ी से मौजूद है, क्या आपकी प्रॉब्लम ही कुछ हो रहा है, आप थोड़ी ही किसी और चीज़ को लेना चाह रहे हैं, यहाँ पे आके वैसा बनाया आपके आप आपको पहुँचा। तो मैं इन चीज़ों को देखता हूँ, फिर मैं आके देखता हूँ अच्छा पैसे मिल रहे हैं ज़्यादा, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर ज़्यादा मिल रहे हैं अच्छी बात है, नहीं भी मिल रहे तो फिर भी अच्छी बात है, क्योंकि वो उतना ही मिलना है जितना नसीब में लिखा हुआ है। आप ज़्यादा कोशिश करोगे तो ही मिल जाएगा, जल्दी मत चुप मजाक था, क्या ये तो अल्लाह ही बता सकता है। या तो कल नसीब में ही ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा कोशिश करोगे ज़्यादा मिल जाएंगे, ठीक है। परेशानी लेके भी ज़्यादा आ जाएंगे, सुकून जितना आना है उतना आना है, ठीक है। उसके अंदर कोई कोई दूसरी राय है ही ना कि यार ये नहीं हो सकता मेरी ज़िंदगी में 4 करोड़ कमाना लिखा है अल्लाह ताला ने मिसाल के तौर पे। तब 20 के तो मेजरमेंट्स और भी हैं, लेकिन मैं अभी पैसों में इसका पाऊँ तो मेरी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने लिख दिया कि यार ये 4 करोड़ कमाएगा, कि मैं ये नहीं कर सकता कि मैं 5 करोड़ कमा लेता इस बार। ये पॉसिबल नहीं है मेरे, मैं वो 4 करोड़ ही करना, चाहे उन्हें 100 करके 5 करोड़ कमा, चाहे वो मैं एक ही तम कमा, तो वो मैंने बनाना उससे है। मैं उस चीज़ के पीछे कभी फायदा नहीं। मैंने एक जगह मेरा ख्याल है कि शायद आपने भी बात सुनी हो कि हाँ, थ्री इडियट की बड़ी मशहूर लाइन है कि
पैसे के पीछे मत भागो, सक्सेस के पीछे भागो, और या एक्सीलेंस के पीछे मत भागो, इस तरह की कोई लाइन है हाँ, यहाँ पे। एक्सपीरियंस के पीछे भागो, पैसा खुद आ जाएगा। अब मैं पैसा तो परफेक्शन खुद गा दी या पैसा खुद आ जाए, तो वो इस तरह की जो लाइन है ना, मुझे अब सही तरह याद नहीं है, लेकिन जहन में इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मेरा यही एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है अपने जहन में कि यार मैं अपनी स्किल्स को एक्सीलेंट करूं, ठीक है, उस स्किल के पैसे देने वाले मेरे पास कोई नहीं है। और ये मोस्टली चांस होता है कि मतलब बहुत दफ़ा अपॉर्चुनिटी आपको ऐसे मिल रही होती है कि यार आपको पता है कि यार ये चीज़ अब मैं बहुत बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, और फिर अगले को जब आप उसके रेट अपने मुंह बोले बताते हो, तो उस चीज़ को अगर वो समझने वाला है तो वो आपको बिला बिला किसी उजर के आके कहेगा हाँ ठीक है, ठीक है। और फिर अगर जहाँ पे मुझे पता है कि यार ये मेरे वैल्यू नहीं कर रहा, मैं मुझे अभी नहीं कंसिडर कर रहा, तो वो मैं वहाँ पे खूब कुछ छोड़ रही हूँ नहीं, अब मैं उस वैल्यू पे हूँ जो मैं आपसे मांग रहा हूँ, अगर आपको नहीं लगता तो मैं एक्सपीरियंस, तो फिर मेरा ख्याल है कि हाँ पे अच्छा है। वहाँ ठीक के है। फिर वही फैक्ट्स आते कि यार मेंटल हेल्थ नहीं सही रहेगी, और ठीक है, ठीक आप टेंशन में रहेगा आपको। है। हम्म। अब मेरे ख्याल से मैं आपकी सारी बातों से 100% एग्री करता हूँ। इसमें मैं ये चीज़ ऐड करूँगा कि करियर के स्टार्ट में, इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ, तो करियर के स्टार्ट में आई थिंक लर्निंग पे फोकस करनी चाहिए। जहाँ पे लर्निंग हो रही है, पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पैसों से बहुत बहुत से मसले हल होते हैं। इंसान को मोटिवेशन जो है वो भी पैसों से आती है, इन शॉर्ट। तो लर्निंग पे मेन फोकस लर्निंग पे होना चाहिए। आपने 6 महीने 8 महीने कहीं गुजार लिए हैं, उसके बाद आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है लॉन्ग टर्म के हवाले से, तो आई थिंक मेरा नहीं ख्याल कोई स्विच करने में कोई मसला है। तो कंसीडरिंग कि जो आपकी लर्निंग्स है, आपकी लर्निंग जो है लॉन्ग टर्म में वो मेंटेन रह रही है। पैसा इज द सेकंड फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर इज लर्निंग। अगर वो मेंटेन रह रही है, जगह थोड़ी सी दूर भी है, थोड़ी स्ट्रगल भी है, कोई मसला नहीं है। और जैसी लर्निंग होगी, 2 साल बाद 3 साल बाद आपको ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी, जस्ट बिकॉज आपने सही टाइम पे सही जगह टाइम इन्वेस्ट किया। ठीक है। अक्सर कंपनीज जो हैं वो ऑन साइट बहुत प्रेफर करती हैं। इस बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? और उनकी जो रीज़न होती है वो ये होती है कि एक तो ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज वो सारे अपनी तरफ फैक्टर्स हैं। उनकी जो मेन रीज़न होती है वो ये होती है कि यार कोलैबोरेशन जो है ना, वो ऑन साइट जो है वो बहुत अच्छी होती है एज कम्पेयर टू रिमोट टीम्स में। आपके क्या थॉट्स हैं इस पर? जैसे अगर मैं अपना प्रेफर करूँ कि बीजे जो है मुझे ना ऑन साइड काम करना में ही मजा आता है। रिमोट में नो डाउट मैं होता कि ज़्यादा होता था, क्योंकि जो मेरी लाइफ स्टाइल है इसमें मुझे शेप करना वाला फिर काफ़ी इन फ्यूचर इंशाल्लाह अच्छी देखती है। लेकिन मौजूदा लाइफ स्टाइल के हिसाब से मुझे प्रतिशत करने वाला नहीं है। मेरे पास अगर 8 घंटे काम करूँ तो वो 8 घंटे ही है, मुझे किसी ने पीछे से ले निकालना चाहो देखी लागू होगा। तो लेकिन मैं प्रेफर इसलिए ऑन साइट करता हूँ क्योंकि जहाँ पे आपके पास रिमोट में एक अकेला दिमाग आपका है, आप जब आप ऑन साइट होते हो आपके कितने 600 बंदे वो बैठे, बड़े कंपनी तो 600 बंदे हैं, आगे छोटी कंपनी 6 बंदे आपकी एक और बैठे, ठीक है। आप कभी कभार आपको ऐसे आइडिया सिर्फ उनसे बात करने से ही क्लिक हो जाते हैं कि यार अच्छा आप गपशप कर रहे, इस बातों बातों के अंदर आपके जहन में आया यार अच्छा ये जो मैं काम कर रखे हूँ तो ऐसे भी हो सकता है। समटाइम आप किसी दूसरे बंदे से उस चीज़ के ऊपर डिबेट करते करते आपको कोने को नया आइडिया आ देता, ठीक है, आपको पता चल जाता कि मसला कहाँ पे है, सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो ये चीज़ जब आप अकेले आपने सारा दिन घर पे रिमोट बैठ के काम किया, शाम को सिर्फ मैनेजर को अपडेट देनी है, ठीक है, उस चीज़ के अंदर क्या कहते हैं बहुत बहुत मुश्किल, मतलब ये नहीं कि नहीं है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म में जाके कहीं आप चीज़ जाके 6 बंदे इकट्ठे बैठ के एक जगह पे काम कर रहे हैं, और उनसे जो लर्निंग हो रही है, उनसे जो नई चीज़ें सीख वो उनको साथ बैठ के जो आइडियाज़ आ रहे हैं, जो क्या कहते हैं ना, आपको रोबोट्स के सजेशन से जा रहे हो, तो किस तरह आपका होता है कि यार ड्रुप स्टडी काफ़ी मशहूर है उसको भी सी करने आप, तो अगर कोई एक्चुअल ग्रुप स्टडी करे, ठीक है, जो कि ग्रुप स्टडी की सब बनता है, तो वो एक रात का भी अपना पेपर क्रैक कर, ठीक है। इसी तरह इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ, खुद तो प्रेफर करता हूँ कि यार मैं ऑन साइट ही जाऊँ, ताकि मुझे हर बंदे का वहाँ पे नई नई हर बंदे से हर बंदे की स्किल सीख। यहाँ पे मेरे पास एक स्क्रीन है, एक मैं हूँ, बस, ठीक है। दूसरा बंदा मुझे आके ये नहीं कहता तू
कोई अपने आइडिया नहीं मुझसे शेयर करेगा। सम टाइम ऑन साइट में आपके क्या होता है कि दूसरा बंदा प्रॉब्लम मस के आपसे आइडिया शेयर कर देता है, जो कि बाद में आपको प्रॉब्लम कभी आए तो उस चीज़ का सोल्यूशन आपके पास होता है। अब नॉर्मली डेवलपर्स के साथ मैं कोई खड़ा रहता हूँ असिस्टेंट के, तो उनको कोई प्रॉब्लम आती है, मैं कुछ बोल देता हूँ, ठीक हो, तो क्या उनको सोल्यूशन मिल जाता है। कभी वो आगे मुझे कहते हैं कि यार तुम्हें ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन ठीक नहीं पाला, मैं उनसे सुनता हूँ कि यार क्या इशू है, कहो तुम्हें क्या लगता है कि इसकी क्या होना चाहिए। अगर फिर वो फिर उनकी जो जस्टिफिकेशन है वो इस काबिल होती है कि हाँ इसको इम्प्लीमेंट देना चाहिए, तो मैं उसको इम्प्लीमेंट करता। ठीक है, मैं ये नहीं कहता नहीं यार तुम तो डेवलपर हो, तुम्हें क्या पता। ठीक है, तो मैं उनको एज ए यूज़र कंसिडर करता हूँ, उन पर यूज़र फीडबैक लेता हूँ और उस चीज़ को फिर अपने डिज़ाइन में अपने, तो ये चीज़ आपको रिमोट में ही मिलती है। लेकिन रिमोट में नो डाउट आपके पास एक ज़्यादा टाइम होता है। ऑफिस में आप मिनट बाद थोड़ी देर बाद पिसते हो, खाने की ब्रेक, चाय की ब्रेक, ठीक है, और फिर मीटिंग्स आ गई एक्स्ट्रा, ऐसे ही बैठ के चार बंदे इर्द गिर्द बैठे हैं, सब कर रहे हैं, आप ही पहने लग के, तो इन चीज़ों ने जो टाइम ज़ाया होता है आप पर रिमोट में वो चीज़ वो टाइम ज़ाया। ठीक है। रिमोट अपनी जगह ठीक है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है और आप अकेले रह के काम करना पसंद करते हैं, रिमोट बेस्ट है। लेकिन अगर आप एक ग्रुप में बैठ के अच्छा काम करते हो, आपको ग्रुप के अंदर बैठना पसंद है, तो फिर उसके लिए आप बस उनके जो बंदे हैं इनको ऑन साइड जाके चाहिए, और खासतौर पर जूनियर्स को तो लाजमी ऑफ जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जो अभी मैं कैरियर में बताएं बताएं आप बताएं। जो कैरियर में भी एंट्री करने लगे ना, उनके लिए को 100% रिकमेंड ही ये करूँगा कि अगर आप ऑन साइड जाएँ, क्योंकि वहाँ के जो चीज़ आप सीखेंगे, जो आप ऑफिस का एनवायरनमेंट जो आप प्रोफेशनल सीखेंगे ना, वो आप 10 साल रहते रहते रिमोट में करो, वो आप चला सकता है, वो बहुत अच्छा है। क्योंकि वहाँ पे आपका रियल टाइम प्रेशर जो आप फील करते होंगे वो आपको नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसी है। मैं इसी पॉइंट को डिस्कस करना चाह रहा था कि रिमोट है या ऑन साइट है, ये बहुत मैटर करता है कि आप करियर की किस स्टेज में हैं। अगर तो आप सीनियर और लीड बन चुके हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि ऑफिस जाके कुछ कुछ बहुत ज़्यादा वैल्यू आपको मिल जाएगी। हाँ, किसी हद तक मैं एग्री करता हूँ कि जो आसपास के लोग होते हैं, एक इन्वायरमेंट होता है, काम करने का माहौल होता है। लेकिन अगर आपकी वाली बात है कि घर पे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, टेबल चेयर आपके पास है, एक कॉर्नर पे स्पेस बनी हुई है आपकी, बेस्ट आई थिंक घर पे काम करना। मैं भी, और इससे ये होता है कि लेट्स से मैंने 10 बजे ऑफिस पहुंचना है और एक बंदा थोड़ा सा दूर से आ रहा है, वो 8:30 उठेगा, तैयार होगा, नाश्ता करेगा, उसके बाद ट्रैवल करके 40 मिनट ऑफिस पहुंचेगा, फिर वो थक भी जाएगा, ठीक है, फिर वो काम करने बैठेगा, फिर ऑफिस से निकलते हुए फिर उसकी ये सोच होगी कि यार अभी मैंने घर जाना है, ट्रैफिक होगी। तो इन सारे मसलों से बचने का हल सिर्फ ये है कि आप घर से काम करें। लेकिन आई एम नॉट श्योर कि पाकिस्तान की कंपनीज क्यों नहीं अंडरस्टैंड करती है। अच्छा, इस चीज़ में ना एक तो मेरा ख्याल है कि ये डिपेंड करता है कि आदत आदत क्यों। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपकी मिसाल दे दूँ, मुझे तकरीबन 8 7 अपनी मैंने पूरी एजुकेशन अपने घर से खरीद नहीं की। मेरा स्कूल जो था वो 3 4 किलोमीटर दूर था, जिसमें मुझे टोटल सफ़र का थी जहाँ सब, और वहाँ से स्कूल से वापसी आने पड़ता था। फिर मैं यूनिवर्सिटी गया, यूनिवर्सिटी मेरे 30 किलोमीटर दूर थी। वाओ। तो अब वो एक आदत आपकी रूटीन बन चुकी होती है कि आप उस चीज़ को जब ऑफिस की चेयर पे बैठ के वो चीज़ आपके लिए कुछ रूटीन है, वो गुजर गई, अब आपका दिन शुरू होने लगा है। वो एक रूटीन का हिस्सा था, आदत का हिस्सा था, जैसे अब नहाना रूटीन का हिस्सा है, तो अब वो सफ़र करना ना वो रूटीन का हिस्सा है। सेम टाइम मैं घर पे बैठा रहता हूँ सारा दिन, आज संडे है, आज मैं सारे दिन घर बैठा हूँ, तो वो एक आती कि यार बाहर ज़रा होके तो आए, दुनिया को तो देख के दुनिया चल कैसे, लगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप घर बैठे रहो वापस जाओ। लेकिन एक वो आदतन होती है, तो ये भी मेरा ख्याल है कि माइंडसेट की ही सारी बात है कि अगर वो आप उस चीज़ को फील करते कि यार बहुत दूर है, तब समटाइम आपके लिए 2 किलोमीटर बहुत दूर है यार, इतनी दूर चल के आप बंदा है, ठीक है, डिपेंड करता है आपके पास रिसोर्सिस तो हैं और वो, और सम टाइम आपके पास कहे कि तुम 30 किलोमीटर भी आपकी आती 10 मिनट 15 मिनट, तो मैंने कौन सी ना मैं से नॉर्मल स्पीड जी, वो क्या कहते हैं, डिपेंड करता है आपकी यूटेन पर। ठीक है। और कंपनीज मेरे जो है, आपने बात की, सही बात की कि पाकिस्तान की कंपनीज क्यों नहीं जाती, उनका एक ही फैक्टर है, ट्रस्ट ट्रस्ट इशू है। और और वही सबसे बड़ा फैक्टर है कि यार, क्योंकि हमारे एम्प्लॉयज़ ने ही ये एक ट्रस्ट इशू और गैप क्रिएट किया है कि वो रिमोट बैठ के 2 से 3 जॉब्स कर रहे होते हैं, ठीक है, एक जगह भी प्रॉपर अपडेट नहीं दे पा रहे। तो ये ट्रस्ट इशू हमने ही ख़राब किया, नहीं तो बाहर के लोग आज भी पाकिस्तानी को हायर करते हैं,
रिमोट के लिए, लेकिन पाकिस्तान भी अच्छे हैं। दो दो कंपनी से आप बात कर लो, दो इंटरनेशनल कंपनी के साथ ज़्यादा पैसा छाप, तो ये ट्रस्ट इशू हम ही क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से फिर वो आगे हमें रिएक्शन होगा। शरेर भाई, इसमें आपने जो पॉइंट रेज किया बिल्कुल ठीक है। मैंने एक कंपनी के साथ काम किया था, वो बाहर की कंपनी थी। उन्होंने एक बंदे को स्पॉन्सर किया था, मास्टर्स उसका। वो बंदा बाहर गया और उसने वहाँ जाके कहा कि एलर्ट से वो जर्मनी चला गया। जर्मनी जाकर उसने कहा कि यार मुझे वर्क वीज़ा चाहिए, मुझे सिर्फ काम करना है। वर्क परमिट होता है, क्या होता है, वर्क परमिट चाहिए था उसको। उसने अपना वीज़ा जो है वो शायद वर्क वाले में कन्वर्ट करवाया, या इस तरह करके ना कुछ कुछ चाहिए होता है कि आप यहाँ लीगली काम कर सकते हैं। उसने वो अपॉर्चुनिटी ली है कंपनी से, और उसने वादे किए हैं कंपनी के साथ कि मैं कभी भी आपको छोड़ूंगा नहीं, अब मैं 3-4 साल आपके साथ काम करूंगा। कंपनी मान गई, कंपनी ने उसको वर्क वीज़ा जो है वो दे दिया। वो बंदे ने 2 महीने में छोड़ दिया। अब हुआ ये कि उसके बाद जितने एम्प्लॉयज़ थे, उनको कभी ज़िंदगी में वर्क वीज़ा नहीं मिलेगा उस कंपनी का। ऐसे ही। ठीक है, अब मेरा यहाँ पे एज अ नॉर्मल बंदा क्वेश्चन है, इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मैं वर्क वीज़ा डिजर्व करता हूँ, अगर मैं स्पॉन्सर्ड मास्टर्स जो है वो डिजर्व करता हूँ, तो मुझे सिर्फ इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि एक बंदा जो 2 साल पहले आया था, उसको मैं जानता ही नहीं, वो कमरे को चूना लगा के गया। इसमें मेरी क्या गलती है? अच्छा यार, आज के दौर में दो तरह से आर्किटेक्चर चलते हैं, इंडिविजुअल बेस पे, ठीक है, इंफरादी तौर पे और इज्तमाही तौर पे। ठीक है, सम टाइम इज्तमाही तौर पे आप बड़े ठीक होते हैं, ठीक है, सम टाइम आप इंफरादी तौर पे ठीक होते हैं, इज्तमाही तौर पे बहुत बुरे रहता है। ठीक, अब मिसाल के तौर पर आज अगर हम अपनी इसराह की हिस्ट्री देखें, कभी एक बंदा तबाह नहीं हुआ, वो में की कमी तबाह हुई हमेशा। उनमें चंद आलम उसकी सारे हों जो कि इस्लाम के बहुत करीब होंगे, लेकिन अपने दीन के बहुत करीब होंगे, लेकिन क्या था, इनकी पूरी कौन गलत थी गाता, इनमें उनका कोई कसूर नहीं था। वो जब आपके ऊपर एक हिसाब पर ये हम देखें तो मॉडर्न एज का ये आज़ाद ही है कि हमारे चंद एक लोग गलत हरकतें करते हैं, जिसकी बेस पे जो अच्छे लोग होते हैं वो भी पीछे जाते हैं। गेहूं के अंदर कंकड़ भी पीसी ही जाएगी, जब गेहूं को आप पीसने जाओगे, उसमें जो कंकड़ आया उसमें पीसे ही जाने। हाँ, तो ये इसका सवाल तो मतलब जवाब यही है कि हम इंफरादी तौर पे हम जितने मर्जी ठीक हैं, लेकिन जब तक हम इज्तमाही तौर पे ठीक नहीं बनेगा, तो मेरा ख्याल है कि ये अपॉर्चुनिटी नहीं नहीं, हर इंसान। इसका आंसर आपने बहुत बहुत अच्छा दिया ऑनेस्टली। इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा कि इससे ना होता ये है कि किया किसी और ने होता है, सफ़र कोई और करता है। इसकी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। लेट्स से कंपनी 2022 में स्टार्ट हुई है। पहला एम्प्लॉय आया, उसने कोई फंड किया, एक पॉलिसी बन गई। 2022 में 10 एम्प्लॉयज़ आए, 10 के 10 ने कोई फंड किए, 10 और पॉलिसी बन गई। जो बंदा 2025 में आ रहा है ना, उसके ऊपर 100 पॉलिसीज़ हैं। वो आएगा, वो कहेगा यार ये क्या जगह रहेगी है, ये तो जेल है। बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो ये ट्रैक करती हैं कि आपने फ़ोन कितनी बार चेक किया है, फ़ोन आप बाहर रख के आएंगे। आई डोंट नो उन्होंने क्या निकालना है इस चीज़ से। अगर एट द एंड ऑफ द डे हर बंदे की नेचर अपनी है, हर बंदा डिफरेंट तरीके से काम करता है। कुछ कुछ लोगों को भूख लग जाती है, वो काम नहीं कर पाते, वो कहते नहीं पहले हम लंच करेंगे उसके बाद हम काम करेंगे। कुछ लोग सुबह उठते हैं, वो कहते हैं यार जब तक हम कॉफ़ी नहीं पियेंगे हमारा दिमाग नहीं जागेगा। तो आई थिंक फ्लेक्सिबल होना चाहिए कंपनीज को। इनको ये देखना चाहिए कौन सा एम्प्लॉय कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, और एक XYZ बेनिफिट हासिल करने के लिए उसने कितनी स्ट्रगल। अगर किसी लड़की का घर दूर है और वो बहुत पैशनेट है अपने काम को लेके, और आप कह रहे हो नहीं हमारी पॉलिसी है कि हम जो है रिमोट देते ही नहीं है, तो ठीक है, आपने एक अच्छा एम्प्लॉय था जो आपके साथ अगले 5 साल चल सकता था। आपको भी पता टैलेंट ढूंढना कितना मुश्किल है पाकिस्तान में। मैं रिसेंटली इंटरव्यूज़ कर रहा था, ऑनेस्टली सीनियर डिज़ाइनर्स के करने थे। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था ताकि लोगों को पता चले कि इंटर्नशिप के में क्या चाहिए होता है और जूनियर पे सीनियर में क्या चाहिए होता है। काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के लोग आ रहे थे वहाँ पे, लेकिन जब मैं उनके इंटरव्यूज़ करता था उनको एक मैं बेसिक प्रॉब्लम देता था कि ये आइडिया इस तरह की ऑडियंस है, और अगर ये वाला एज केस आता है तो आप क्या करोगे। आधों ने बीच में कह दिया ये आइडिया एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकता पाकिस्तान में। हालांकि उस तरह की 10 ऐप्स ऑपरेट कर रही है पाकिस्तान में। मैं पॉडकास्ट के बाद आपको बताता हूँ किस आइडिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह के हालात चल रहे हैं। तो आई थिंक अगर
लेडर जो है वो सबके लिए डिफरेंट हो कि फॉर एग्जांपल आप ऑफिस से 2 मिनट दूर रहते हो और आपको पता है कि अगर मैं घर रहा मेरे से काम नहीं होना, और मैं ऑफिस से दूर रहता हूँ और मुझे पता है कि मैं घर रहा तो मैंने ज़्यादा काम कर लेना, तो हम दोनों को ये सेम बेनिफिट नहीं चाहिए होगा, ऐसे ही है। तो आई थिंक बेनिफिट्स की जो लिस्ट दी जाती है ऑफर लेटर में, उससे हट के अगर ये हो जाए कि जिसको जो बेनिफिट चाहिए वो कंपनी से बात कर सकते हैं, कुछ माइलस्टोन्स होंगे वो अचीव कर लें, उसके बाद उसको हम दे सकते हैं, ठीक है। और तो ये मोस्ट ऑफ द कंपनी जो बेनिफिट्स वाली बात नहीं कि मैंने देखी हुई है कि आप माइलस्टोन चीज़ पर पूछते पे उसको आप इससे चीज़ें करते रहती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि यार सिंपल सा कि जो एट द एंड वो एंड में बिजनेस रखते हैं। अब एक 250 एम्प्लॉय की कंपनी है, उसको नहीं परवाह है कि उसके एम्प्लॉय की मेंटल हेल्थ क्या चाहती, उसको आप जैसे आज सुबह ओपना सिंपा का उसके अंदर वो बंदा कह रहा था, बड़े मज़े की बात था वो थे, आज के दौर में ना हर चीज़ नंबर्स पे कैलकुलेट होती है। ठीक है, आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, कॉर्पोरेट में चले जाओ, वहाँ पे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स चाहिए, नंबर्स। ठीक है, एम्प्लॉय ज़्यादा काम कर रहा है, टाइम ज़्यादा लगाए, नंबर्स, हर चीज़ नंबर्स में कैलकुलेट हो रही है। तो अगर उनको ग्राफ अपना किसी भी तरह से यू नज़र जाता आएगा, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो एम्प्लॉय उसकी वजह से ठीक रहेंगे। तो मैं कंपनी को जानता, ठीक है, वहाँ पे क्या सीन है कि मेरे एक दोस्त इंटर्नशिप कर रहा है वहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे इंटर्नशिप के लिए रेफरेंस चाहिए आपको, यानी कि अगर 100 लोग हायर हुए इंटर्नशिप में, 100 के 100 का रेफरेंस है, 99 का भी नहीं, 98 का भी नहीं, 100 के 100 रेफरेंस से आया है तो उनको इंटर्नशिप मिली है, वरना नहीं मिली। से मेरे एक दोस्त को स्क्रीनिंग की कॉल आई, उन्होंने पूछा कि आप किसके रेफरेंस से बात कर रहे हैं, तो मेरे दोस्त ने कहा मेरा कोई रेफरेंस नहीं है, लेकिन उसको फिर भी उन्होंने उसमें डाल दिया। कोई उनका एक ऑनलाइन टेस्ट होता है जहाँ सारे बैठ के एक टेस्ट देते हैं, तो उस दौरान उससे एचआर ने पूछा कि आप किसके रेफरेंस से यहाँ तक आए हैं, उसने कहा मेरा कोई रेफरेंस नहीं है, तो एचआर कहती है आप फिर आए कैसे हैं यहाँ तक। तो जहाँ पे बात एम्प्लॉयर्स की ठीक है कि अगर हम रिमोट देते हैं तो ये मसले आते हैं, वहाँ पे शायद आई थिंक एम्प्लॉयज़ की भी कंसर्न्स जो है वो बिल्कुल ठीक है कि अगर हम फलां चीज़ नहीं करते तो फिर ये नहीं मिलता, फलां चीज़ नहीं करते तो फिर ये नहीं मिलता, ठीक है। तो आई थिंक ये पैट के करने वाली चीज़ है कि किसको क्या चाहिए, किसको क्या चाहिए। ठीक है शरियार भी, एक लास्ट क्वेश्चन से एंड करते हैं इसको, मैंने काफ़ी टाइम ले लिया आपका। आज आप बिजी भी थे वैसे पैसे बनाने में, पता नहीं क्या करना है इतने पैसे का आपने, लेकिन अगर आपने किसी को 30 डेज का रोड मैप देना हो कि 30 दिन है आपके पास, डिज़ाइन सीखना है एक बंदे ने, यूआई यूएक्स डिज़ाइन, एज शॉर्ट एज पॉसिबल अगर आपने बताना हो तो आप कैसे बताएंगे कि पहले ये सीखो फिर ये सीखो? अच्छा, बात 30 दिन के अंदर पहले तो मैं उसकी वैल्यूएशन डॉक्टर सिंपल सा, मेरा वैल्यूएशन के बगैर मैं उसको रोड मैप हो गए, फिर मेरा नया कौन सा यहाँ कोर्स बेच है कि एक कोर्स हर बंदे को बेच दिया। आपका कोर्स नहीं तो है? बस जहाँ पे क्या आप कुछ सिखाने हैं तो पहले उससे पूछे इसको क्या आता है। और अगर मिसाल के तौर पे एक बंदा है जिसको कुछ नहीं आता, वो अपने सामने आएगा या फिर ऐसे ही पैरल जो बुक्स कर दो तो भी तो बताते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले मैं कोई इशूज एंड एक्सपीरियंस से जो चीज़ें हैं जिसके अंदर उसके प्रिंसिपल्स एक्सपीरियंस प्रिंसिपल्स हैं, फिर जितने भी रूल्स हैं, कलर कंट्रास्ट क्या होता है, क्यों होता है, ज़रूरी क्यों है इसका, फ़ॉन्ट पेयरिंग क्यों ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ें जो है कि फिर यूएक्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग जितनी भी मेथोडोलॉजीज हैं वो सारी मैं इसका एक रोड मैप साथ मेरी आदत है, जब भी मैं रोड मैप बनाता हूँ तो मैं उन पर रिसोर्सेज के लिंक ला देता हूँ कि कहाँ से उन्हें सीखना है। कोई बता सकते हैं आप अभी? जैसे लॉ ऑफ यूएक्स है सबसे अच्छा है। ठीक है, उधर आपके पास सारे लॉज हैं, आप इधर से लॉज के बारे में सीख सकते हैं कि क्या लॉ है, किस चीज़ के लिए है। उसके बाद एक और डिज़ाइन फाउंडेशन की है, नाम क्या, डिज़ाइन फाउंडेशन पे चलिए फाउंडेशन का फिर इस तरह की एक वेबसाइट है, उसके ऊपर बड़े प्यारे प्यारे आर्टिकल्स आपके पास लिखी हुई हाँ डिजिटल एक्सपीरियंस को लेके। एक और वेबसाइट थी, मुझे अब नाम नहीं याद आ रहा, मैं इंटरनेट साल मैंने उसको एक्सप्लोर किया था। वो आप मुझे बाद में भेज सकते हैं, मैं दे दूंगा नीचे।
हाँ हाँ, इसके अंदर क्या कहते हैं, जो आपकी ये टेस्टिंग होती है ना, आफ्टर डिज़ाइन जो टेस्टिंग होती है, ए बी टेस्ट करके नाम था। इसे पूछना, उस वेब से टेस्टिंग के बारे में ईच एंड एवरीथिंग के ऊपर ब्लॉग लिखा हुआ था। अगर एक चीज़ मतलब वो थी ही सिर्फ उस टेस्ट डिज़ाइन टेस्टिंग के ऊपर। वो तो नहीं है जिसमें दो एवटार्स ब्लू बने होते हैं? ब्लू से गलत है। रिसेंटली हम शायद उसके बारे में बात भी कर रहे थे। मैंने आपसे क्यों शेयर किया था, मैंने वो मैंने एक मिनट, ग्रोथ ग्रोथ डॉट डिज़ाइन। मैं गया था उससे यूजिबिलिटी टेस्ट। ग्रोथ डॉट डिज़ाइन, आई एम श्योर आप इसी की बात कर रहे हैं। मुझे वैसे मिलती है, मतलब वो आप शेयर। तो ठीक है, वो एक रिसोर्स मैं भी शेयर करना चाहता हूँ। एक है डिग्री लेस डिज़ाइन, ये एक बहुत ज़बरदस्त रिसोर्स है। ये ऑल इन वन है, बंदा इस पे जाए उसको सारा कुछ आगे मिल जाएगा। ठीक है शरियार भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आज आप पैसा बना रहे थे लेकिन हमने थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। आज इस पॉडकास्ट पे टाइटल दे देना कि आओ आप कुछ खाते हैं, पैसा कैसे करना है। आओ आपको सिखाते हैं कोर्स कैसे बनाना है। उसका हाँ,